नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित कहानी वैक्सीनेटर। जब मैं एफए में फेल होकर इस गांव में वैक्सीनेटर बनकर आया था तो वह चीज़ जिसने सबसे अधिक मुझे अपनी ओर आकर्षित किया वह थी रेशमा। रेशमा की सुंदरता की चर्चा तो मैं इससे पहले भी बहुतों से सुन चुका था। विशेषकर रास्ते में एक पुलिस सार्जेंट ने जब उसे मालूम हुआ कि मैं पिंडौर के गांव में वैक्सीनेटर बन के जा रहा हूं, बताया, पिंडौर की मनोहर घाटी में तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें और स्थान देखने योग्य मिल जाएंगे। लक्ष्मण कुंड, जिसकी गहराई का पता आज तक अंग्रेज भी ना लगा सका। जागीरदार साहब का पुराना महल, जिसके चौकोर बुर्ज ध्रुव में सोने की तरह चमकते हैं और जो आजकल उजाड़ पड़ा है और केवल उसी समय काम में लाया जाता है जब जागीरदार साहब या उनके मेहमान या लड़के वाले कभी पिंडौर की घाटी में शिकार खेलने के उद्देश्य से आते हैं। खट्टे अनारों का जंगल जो पिंडौर की पश्चिमी पहाड़ियों पर फैला हुआ है और जहां जंगली सेब, आलूचे और अमलुक के पेड़ भी पाए जाते हैं। जहां जंगली गुलाब की बेलें किसी प्रेमी की बाहों की भांति उन फलदार वृक्षों से हर समय लिपटी रहती हैं और जिनकी गोद में बनफशे के फूल प्रतिक्षण मुस्कुराते और शर्माते हैं। हाँ, पिंडौर की घाटी में बहुत सी चीज़ें दर्शनीय हैं, लेकिन अगर वहाँ तुमने रेशमा को ना देखा तो समझ लेना तुमने पिंडौर में कुछ भी नहीं देखा। सचमुच? मैंने धीरे से पूछा। खुदा की कसम, पुलिस सार्जेंट ने एक लंबी आह भरकर कहा और घोड़े पर सवार होकर चला गया। यद्यपि मुझे विश्वास तो अब भी ना हुआ, लेकिन रेशमा को देखने का चाव दिल में घर कर गया। आखिर वह भी ऐसी क्या हसीन परी होगी। उन पुलिस वालों की बातों पर विश्वास कम ही करना चाहिए, और फिर औरतों के विषय में तो उनका यह विश्वास है कि हर औरत सुंदर होती है, चाहे वह मिट्टी ही की क्यों ना हो। अब तो मेरी हालत उस बूढ़े मुर्गे की सी है जो जवानी चली जाने पर भी अपने आप को जवान समझता है। लेकिन उन दिनों जब मैं नया नया वैक्सीनेटर बनकर यहाँ आया था तो मेरा रंग रूप बहुत से लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण था। इसमें भी संदेह नहीं कि उन दिनों गांव भर में मैं ही अपने ढंग का सजीला जवान था, और फिर एंट्रेंस पास और सफ़ेद लट्ठे की सलवारें पहनने वाला। 11 रुपये वेतन था, कुल्हा पर तुर्रेदार पगड़ी, पाँव में कामदार जूते और चेहरे पर मूछें साइकिल के हैंडल की तरह मुड़ी हुई। हाँ, वह जमाना था मेरे पांकपन था। अब तो यौवन का वसंत पतझड़ में बदल चुका है। आह दोस्त, वे भी क्या दिन थे। काश तुमने मुझे जवानी में देखा होता। गालिब के दीवान में एक शेर मुझे बहुत पसंद है, वह है इस वक्त तो याद ही नहीं आ रहा, दिमाग चकरा गया। जवान पर आ रहा है, लेकिन अच्छा हाँ, तो मैं रेशमा के विषय में कह रहा था, लेकिन मैं रेशमा के विषय में क्या कहूँ। रेशमा की आंखें उन नीली पुतलियों की अथाह गहराइयाँ, वे आंखें उन दो स्वच्छ व पवित्र झीलों की भांति थी जो किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित हों, जहाँ किसी मनुष्य के कदम भी न पहुँचे हों। रेशमा के कोमल होठ, शर्माए और लजाए से होठ, मानो वे अपनी सुंदरता पर स्वयं लजा रही हों। उसके कोमल हाथ, सफ़ेद उंगलियों की पोरें जंगली गुलाब की कलियों की तरह सुंदर थी। उसकी चाल जैसे वसंत की देवी अपनी समस्त मनोहारता और सौंदर्य के लिए वायु के झोंकों पर इठलाती हुई आ गई हो। उसकी आवाज़ सनोबर के जंगलों में घूमते हुए गड़रिये की बांसुरी की भांति मधुर और शीतल झरनों के स्वर की भांति लोचदार। उसका कद फारसी का एक शेर है, एक बहुत ही उपयुक्त शेर है, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा। जबान पर आ रहा है पर याद नहीं आ रहा। अब स्मरण शक्ति इतनी जो कमज़ोर हो गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे तो अब अपनी कविताएं भी याद नहीं। आश्चर्य है, उन दिनों मेरी स्मरण शक्ति कितनी प्रबल थी। तो हाँ, यह थी रेशमा, पिंडौर की सुंदर घाटी की सुंदरी। निस्संदेह वह एक दुर्लभ चीज़ थी और लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आया करते थे। उसके बाप के पास प्रतिदिन रेशमा के संबंध के लिए संदेश आया करते। कोई 500 रुपये, कोई 1000, कोई 1500 और कोई मंचला 3000 रुपये तक देने को तैयार था। लेकिन उसका बाप शायद जवाब में इनकार करना ही जानता था। कम से कम मैंने तो उसे किसी से हामी भरते नहीं देखा, न सुना। खुदा जाने उसके मन में क्या था। शायद वह अपनी लड़की को किसी बादशाह के साथ ब्याहना चाहता था
और यूं रेशमा भी तो किसी बादशाह के घर के ही योग्य थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जवानी बुरी बला है और जवानी का प्रेम उससे भी अधिक खतरनाक। मैंने रेशमा को देखते ही समझ लिया कि दुनिया में रेशमा केवल मेरे लिए है और मैं उसके लिए, और यह ठान लिया कि चाहे उसके बाप को जान से ही क्यों ना मार डालना पड़े, लेकिन अगर विवाह करूंगा तो केवल रेशमा से, नहीं तो जान पर खेल जाऊंगा। उसके सारे घर की हत्या कर डालूंगा, सारे गांव को आग लगा दूंगा, उसके सामने पहाड़ी पर से नीचे नाले में कूदकर मर जाऊंगा। लेकिन यह कभी ना होगा कि मेरे जीते जी मेरी रेशमा को कोई और व्यक्ति, चाहे वह जागीरदार का बेटा ही क्यों ना हो, ब्याह कर ले जाए। जवानी में आदमी कैसी कैसी विचित्र बातें सोचा करता है, मूर्खता की बातें, फिजूल, खतरनाक, अदूरदर्शिता की बातें। तो साहब, मैंने रेशमा के प्रेम से सिर धड़ की बाजी लगा दी। लोगों को टीका वीका लगाना कैसा, हर समय रेशमा के पीछे पीछे फिरने लगा पागल कुत्ते की तरह। वह झरने पर पानी भरने जाती तो मुझे पहले ही मौजूद पाती, चरवाहों के साथ जंगल जाती तो मैं भी अपने तोड़ेदार बंदूक लिए हुए जंगल में पहुंच जाता। मैं उन दिनों गाना भी बहुत अच्छा गाता था, मेरा मतलब है कि मैं माहिया बहुत बढ़िया गाया करता था, और बहुधा लोग मेरे माहिया गाने पर बहुत प्रसन्न होते थे, कहते थे कि कोई मिरासी भी इतना अच्छा माहिया नहीं गा सकता। लेकिन अब वह दिन कहाँ। अब तो दिन में मुझे 10 बार खांसी की शिकायत होती है। तुम शहर में रहते हो, कभी कोई अच्छी दवा ही भेज दिया करो, नहीं तो तुम्हारे शहर में रहने से क्या फ़ायदा हमें। खैर, एक दिन की बात है, मैं किसी निकट के गांव से चेचक के टिक्के लगाकर वापस आ रहा था। शाम हो चुकी थी और पश्चिम से हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं बहुत दुखी था, क्योंकि दिन भर मैं गांव से बाहर रहने के कारण रेशमा के दर्शन से वंचित रहा था। अतः बहुत ही करुण स्वर में धीरे धीरे गाना गाता हुआ चला जा रहा था। मैं उस समय बहुत उदास था, मेरी आंखों में शायद उस समय आंसू छलक रहे थे और मुझे अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था। गांव की सीमा में दाखिल होने से पहले रास्ते में एक खुबानी का वृक्ष आता है, अतः मैं उस खुबानी के वृक्ष के निकट पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि तने का सहारा लिए अपने सुनहरी काकुलों को अपने कोमल कंधों पर बिखराए रेशमा मेरी राह देख रही है। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। कुछ क्षण सदियों की तरह बीते, फिर रेशमा बोली अपने कोमल और मधुर स्वर में, जी आप मुझे क्यों तंग करते हो। मैंने कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। रेशमा, जी मुझे सब सहेलियाँ ताने देती हैं और फिर आपका इस तरह मेरे पीछे पीछे फिरना ठीक भी तो नहीं। मैं आपको गालियाँ दूंगी तो फिर। मैंने कहा, तो मैंने कब मना किया, आप शौक से गालियाँ दें, मैं उन्हें सुनता जाऊंगा और फिर इकट्ठा कर लूँगा, फिर फूलों की तरह उनका हार बनाकर अपने गले में पहन लूँगा। रेशमा, हम ठहरी अनपढ़, भला हमें आपकी तरह बातें बनाना कहाँ आता है। लेकिन मैं आपसे फिर कहती हूँ, खुदा के लिए आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। अब्बा आपकी जान के ग्राहक हो रहे हैं, कहते थे अगर वह लड़का ना माना तो उसे कत्ल कर डालेंगे। मैंने सिर झुकाकर कहा, यह सर हाजिर है, अभी गर्दन उड़ा दीजिए, अगर उफ भी कर जाऊं तो। रेशमा ने एक अजीब अदा से सिर हिलाकर कहा, हाय, मैं यह कब से कहती कि आप मर जाएं, लेकिन आखिर आप चाहते क्या हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने अपना हाथ अपने कलेजे पर रखकर कहा, सिर्फ चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे प्यारे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लो और तुम्हारा नाम लेता हुआ इसी दम इस संसार से विदा हो जाऊं। रेशमा मुस्कुराई, एक बालिका की तरह नहीं बल्कि एक स्त्री की तरह मुस्कुराई। उसने पलकें उठाकर एक क्षण के लिए मुझे देखा, फिर वे पलकें गुलाब के फूलों की तरह सुंदर और कोमल कपोलों पर झुक गई। दूसरे क्षण वह हंसती हुई वहां से भाग गई। भागती जाती थी और मुड़ मुड़ कर मेरी ओर देखती जाती थी। कुछ क्षण तो चुपचाप पत्थर की मूर्ति की भांति मैं निश्चल खड़ा रहा। फिर मैंने भी रेशमा के पीछे तेजी से भागना शुरू किया। वह एक हिरणी के समान तेज भाग रही थी, उसके मुंह से हंसी की चीखें निकल रही थी। धीरे धीरे लेकिन विश्वस्त रूप से हम दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा था। अब मैं उसके बिल्कुल निकट आ गया, लेकिन अभी उसे छू नहीं सका था। वह अब और अधिक तेजी से भागने लगी, लेकिन मैं अब और निकट आ गया और हमारे बीच अब केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। देखो, मेरा पीछा मत करो, मैं कहती हूँ, यह अच्छा नहीं। और एक छलांग लगाकर मैंने उसे ज़्यादा बचा और गोद में उठा लिया। अब किधर जाओगी, मैंने कहा। मुझे छोड़ दो, मैं घर जाऊंगी, उसने धीमे स्वर में कहा।
मैं एक चिनार के वृक्ष के निकट जाकर रुक गया, उसे हरी घास पर धीरे से गिरा दिया और उसके पास ही सुस्ताने के लिए बैठ गया। देखा तुमने, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती, मैंने हंसकर कहा। वह चुप बैठी रही और अपने बिखरे बाल ठीक करती रही। हम लोग गांव से बहुत दूर निकल आए थे। संध्या की लाली गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नदी का पानी एक चांदी की तार की भांति चमक रहा था। हाँ, पहाड़ों पर अब जंगल नहीं दिखाई देते थे, अंधकार की कालिमा में लुप्त हो चुके थे। कहीं कहीं तारे भी निकल आए थे। मैंने रेशमा से पूछा, तुम मुझसे विवाह कब करोगी? कभी नहीं। क्यों? तुम तेली हो, हम मुगल, रेशमा ने शोकी से कहा। इससे क्या होता है? मैंने रेशमा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? जवाब में रेशमा ने मुझे प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा। फिर सहसा वह कुछ सोचकर कांप उठी। धीरे से कहने लगी, मैं तो भैया आज खूब पिटूंगी, अब्बा मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यह कह आई थी कि मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ, मगर अब देर भी तो बहुत। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुम जैसी नटखट लड़कियाँ इसी योग्य हैं कि उन्हें खूब पिटा जाए। रेशमा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं पीटोगे। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक तेली हूँ और तुम मुगल जादी हो। रेशमा ने अपना कोमल हाथ मेरे कंधे से लगाया, फिर एकदम अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया। तुम कितने नासमझ हो, उसने एक आह भर कर कहा। और मुझे ऐसा जान पड़ा कि एकाएक आकाश के सितारे खिलखिलाकर हंस पड़े और चंद्रमा के प्रकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादलों की कांपती हुई कोमल परछाइयाँ किसी अज्ञात प्रसन्नता के कारण नाचने लगी हैं और पछुआ वायु के झोंके चनार के पत्तों में छिप छिप कर अमर जीवन के गीत गा रहे हैं। मैंने रेशमा की लंबी लंबी लटों में उंगलियां फिरते हुए महसूस किया कि यह प्रसन्नता मेरे लिए असहनीय होगी, और जब मैंने विवश होकर अपने होठ उस पर रख दिए तो मुझे प्रतीत हुआ कि उन होठों में पहाड़ी मधु की सी मधुरता है। दोनों ही के लिए विलक्षण अनुभव था, एक कष्टप्रद प्रसन्नता और एक आनंददायक कष्ट। इसके बाद 8-10 दिनों का हाल तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बता भी नहीं सकता, कुछ याद ही नहीं आता। जीवन एक सुखमय सपन की भांति बीत रहा था, जिसमें मैं और रेशमा ही थे। कुछ विचित्र सी हालत थी, शराब का सा नशा, मनोहर संगीत की सी मस्ती, सारा गांव स्वर्ग सा दिख पड़ता था और दूर से जागीरदार साहब के पुराने महल के बुर्ज सोने के कलमों की भांति चमकते थे, विचित्र और रहस्यमय। मुझे ऐसा लगता था मानो यह समस्त संसार प्रकृति की सुंदरता, पक्षियों का कलरव और चरवाहों के ठहाके हमारे लिए ही पैदा किए गए, मेरे और रेशमा के लिए, ताकि शाम के झुटपुटे में हम दोनों छिपकर बाहों में बाहें डालकर गांव से बाहर किसी नन्हे से उपवन में जा बैठे और इन दृश्यों का आनंद उठाए। मगर यह सब कुछ 8-10 दिन के लिए था। इसके बाद एक क्रूर हाथ ने एक जोरदार झटके के साथ मेरे मनोहर स्वप्न को बिखेर दिया। ठीक उस दिन जब हम दोनों ने गांव से भाग जाने की सलाह की थी, रेशमा के जालिम बाप ने उसे जागीरदार साहब के बड़े लड़के के हवाले कर दिया। यह तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि बहुत दिनों से गुप्त रूप से सलाह हो रही थी। जागीरदार साहब का बड़ा लड़का बड़ा दुराचारी है। जिस तरह बड़े आदमियों की आदत होती है, वह रेशमा पर लट्टू था। कहीं शिकार खेलते आते जाते देख लिया होगा, बस रेशमा के बाप पर डोरे डालते ने शुरू कर दिए। इधर मेरी लापरवाही का यह हाल कि मुझे उस समय पता चला जब रेशमा शहर में जागीरदार साहब के महल में पहुंचाई जा चुकी थी। यह चोट इतनी गहरी और अचानक थी कि मैं अपने हवास ठीक ना रख सका। लोग कहते हैं कि इस घटना के बाद 2 वर्ष तक तो मैं पागल सा रहा, सूख कर बिल्कुल काटा हो गया था, दर दर घूमता था और लोगों से कहता था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे काटने आ रही है। बस यही शब्द थे जो हर समय मेरी जबान पर रहते थे। सुना है कि एक दिन जब मैं जागीरदार साहब के शहर में घूम रहा था, उन्होंने मुझे कहीं से देख लिया और जब किसी मुसाहिब से उन्होंने मेरी राम कहानी सुनी तो मुझ पर उन्हें तरस आया और इलाज के लिए शिकारपुर के पागल खाने में भेज दिया। हाँ, जब मैं 2 वर्ष बाद स्वस्थ हो गया तो मुझे फिर अपने पुराने स्थान पर उसी घाटी में नियुक्त करा दिया, लेकिन इस गांव में नहीं, बल्कि दूर के गांव में, जो यहाँ से तकरीबन 10 मील दूर था। इतना कहकर वैक्सीनेटर चुप हो गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। रशीद ने धीरे से पूछा, और रेशमा, तुमने इसे फिर कभी देखा? रेशमा जागीरदार साहब के बड़े लड़के के महल में है। यद्यपि वहाँ स्त्रियाँ बहुत हैं, लेकिन रेशमा को अपने स्वामी की चहेती होने का गर्व जरूर हासिल है। उसके 2 लड़के भी हैं। मैंने उसे 8-9 वर्ष हुए उसके बाप के घर इसी गांव में देखा था, जब वह अपने भाई के विवाह के अवसर पर यहाँ आई थी।
उसका बाप अब क्या यह भी बताने की ज़रूरत थी कि इस गांव का नंबरदार है और इलाके का जिलेदार। उसका मकान पत्थरों से बना है, तुमने रास्ते में देखा तो होगा, वह जिस पर टीन की छत है और जिसके पीछे एक बड़ा सा बागीचा है। मैंने उसे उस बागीचे में देखा था। वह सुंदर रेशमी वस्त्र पहने टहल रही थी। उसके साथ उसके दोनों छोटे छोटे लड़के थे। वह अब बेहद सुंदर थी, उसकी चाल राजकुमारियों जैसी थी। मैं देर तक बाड़े की ओट में खड़ा उसे देखता रहा। रेशमा जो कभी मेरी पत्नी होती, रेशमी कपड़ों के बजाय वह लाल धारी की भारी कमीज और छीट की कमीज पहनकर मेरे अपने बच्चों को लेकर यूं टहलती। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और उन्हें पहुंचने की कोशिश किए बिना ही मैं बाड़े की ओट से बाहर निकल आया और उसे गालियां दी। उसके सारे खानदान को जी भरकर और चिल्लाकर कोसा और उस समय तक वहां से ना टला जब तक लोग मुझे वहां से खींचकर और घसीटकर दूर ना ले गए। और रेशमा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? रशीद ने पूछा। नहीं। मुझे देखकर तो वह ठिठक कर खड़ी हो गई। फिर उसने गर्दन झुका ली और चुपचाप गालियां सुनती रही। उसकी आंखों की नीली झीलों से आंसुओं के स्रोत बह निकले और उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने दोनों लड़कों को अपने साथ चिपटा लिया। बाद में जब वह अपने गांव से चली गई तो उसकी एक पुरानी सहेली ने मुझे बताया कि उसके इस सवाल पर कि तुमने वहाँ बागीचे में खड़ी रहकर उसकी गालियाँ क्यों सुनी, रेशमा ने जवाब दिया, उस समय वह अगर मुझे पीट डालता या जान से मार डालता तो भी मैं वहाँ से ना हिलती। उसने कहा, वे मेरी प्यारी सखी, वे गालियाँ नहीं थी, फूल थे मेरे प्रेमी के, जिन्हें मैं चुन चुन कर अपने आंसुओं के तार में पिरो लिया और अपने हृदय की समाधि पर चढ़ा लिया ताकि प्रेम की समाधि सूनी ना रहे। लेकिन वैक्सीनेटर ने करुण स्वर में अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, मुझे अब किसी पर क्रोध नहीं, किसी से प्रेम नहीं, मैं अब किसी का लिहाज नहीं करता। पहले चेचक के टीके मुफ्त लगाता था, अब 2 आने लिए बिना किसी के बाजू को हाथ नहीं लगाता। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपना रुपया ड्योड़े सूद पर उधार देता हूँ। इस गांव में सिवाय रेशमा के बाप के सब मेरे ऋणी हैं। वे मुझे कंजूस और जालिम कहते हैं, लेकिन उन्होंने कब मेरा भला चाहा। उनका बस चले तो मुझे आज मार डाले, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी से प्रेम नहीं। मेरे पास रुपया है, ज़मीन है, बाल बच्चे हैं, 3 निकाह कर चुका हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं। मैं जागीरदार साहब की वफादार प्रजा हूँ, उनका गुलाम हूँ। क्या सचमुच तुम्हें किसी पर गुस्सा नहीं आता? रशीद ने तीक्ष्ण दृष्टि से वैक्सीनेटर की ओर देखकर पूछा। वैक्सीनेटर घबरा सा गया, आंखें नीची करके बोला, नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा दिल साफ है। लेकिन दोस्त, अब वैक्सीनेटर ने अपनी निगाहें ऊपर उठा ली और रशीद की ओर लज्जित सी दृष्टि से देखकर कहने लगा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। उसे कहते समय मेरा सीना फटा जाता है और मैं तुमसे यह बात कहे बिना नहीं रह सकता। वह बात जागीरदार साहब के इस पुराने महल के बुर्जों के विषय में है। मैं इन्हें धूप में सोने की तरह चमकते हुए देखकर पागल हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो वे मुझ पर हंस रहे हों, मुझे चिढ़ा रहे हों। मैं उन्हें साफ कहते हुए सुनता हूँ कि तुम हमें नहीं जानते, हम अब भी तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे सुख और शांति को धूल में मिला सकते हैं, तुम्हारे जीवन के उल्लासों को पांव तले रौंद सकते हैं। तुम हमें नहीं पहचानते। और मैं पागल सा हो जाता हूँ और सोचता हूँ, जब तक ये चमकते हुए बुर्ज मौजूद हैं, मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बहुधा मेरे मन में विचार उठता है कि 1-2 रुपए की बारूद लेकर मैं रात के समय इस पुराने महल के निकट जाऊं और बारूद लगाकर झक से इन बुर्जों को उड़ा दूं तो। लेकिन मैंने हर बार इस विचार को मन में जोर से दबा दिया है। और वैक्सीनेटर ने रहस्यमय लहजे से रशीद की ओर झुककर कहा, लेकिन एक दिन मैं इस काम को अवश्य ही पूरा करके छोड़ूंगा।